दोस्तों नमस्कार। बिहार में हर दूसरा शख्स या कहें हर दूसरा परिवार और उत्तर प्रदेश में हर तीसरा परिवार गरीब है और उनकी माली हालत कितनी बद से बदतर हो सकती है इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लग सकता है कि उनकी साल भर की कमाई 50,000 रुपए से भी कम की है। और ऐसे में कोई अगर यह सपना दिखला दे कि आपको 1,00,000 रुपए हर बरस मिलेंगे, हर महीने 8,500 रुपए आपके खाते में पहुंच जाएंगे, तो शायद इससे बड़ा सपना कुछ हो नहीं सकता है। और ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश और बिहार की राजनीति में जब जब वहां की जनता सड़क पर आई या राजनीति से कांधा मिलाते हुए चली, तब तब राजनीति ने उन्हीं गरीबों के मुद्दों को राजनीतिक तौर पर आसमान में फहराने की कोशिश की। जयप्रकाश नारायण 1977 या कहें 1975 से 1977 के बीच की राजनीतिक परिस्थितियों में बिहार और उत्तर प्रदेश ने देखा परखा कि गरीबी के मतलब मायने क्या होते हैं और सत्ता अगर करप्ट हो जाए तो फिर जनता को खड़ा क्यों होना चाहिए और राजनीतिक तौर पर सत्ता क्यों बदलनी चाहिए, इसका एहसास कोई आज का नहीं, 5 दशक पहले बिहार और यूपी ने बकायदा इसे करके दिखाया है। और शायद यह पहली बार है जब कांग्रेस जिन मुद्दों को हवा दे रही है, उन मुद्दों को हवा देने की कोशिश एक वक्त कांग्रेस के खिलाफ विपक्ष ने की थी, जिसकी बागडोर अपने तौर पर कोई भी कह सकता है उस दौर में जनता पार्टी या जनता पार्टी के मातहत खड़े तमाम छत्रपों ने या छोटे मोटे तमाम नेताओं ने अपने आप को राजनीतिक तौर पर झोंक दिया था, यह कहते हुए कि गरीबी है, महंगाई है, बेरोजगारी है, मुश्किल हालात है। लेकिन आज की तारीख की स्थिति क्या है? जनता के भीतर उठते हुए सवाल अगर राजनीतिक तौर पर उफान पैदा कर दें तो क्या हो सकता है? तो क्या वाकई बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक सुनामी है जो जनता के भीतर सवालों को खड़ा कर रही है? क्योंकि आज एक नजारा फूलपुर में नजर आया, उत्तर प्रदेश के फूलपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी में। इसी फूलपुर से एक वक्त जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़े थे। उस फूलपुर में पहली बार इस चुनाव के दौर में रैली हो नहीं पाई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों पहुंचे लेकिन रैली हो नहीं पाई। वजह उसकी थी कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंच गए और उन्होंने पुलिस बैरिकेड को तोड़ दिया और बिल्कुल मंच के करीब पहुंच गए। और यह एक ऐसा नजारा था जिसके बाद लगने लगा कि इतनी बड़ी तादाद में इतना ज्यादा जोश क्या सिर्फ पार्टियों के संगठन और संगठन से जुड़े लड़कों का है, युवाओं का है, या लोगों का है, या कांग्रेस के संगठन के भीतर कोई नई जान आ गई है जब वो समाजवादियों के साथ मिलकर संघर्ष करने को तैयार है, या उसकी वजह राजनीतिक तौर पर इन जगहों पर कहीं ज्यादा मुश्किल हालात में अपने सपनों को सच करने के लिए राजनीतिक तौर पर एक उत्साह और उल्लास तो नहीं है। फूलपुर ही नहीं, अगर नीति आयोग की आप रिपोर्ट को देखेंगे तो राजनीतिक तौर पर इस दौर में जो बिहार और उत्तर प्रदेश के अधिकतर जिलों की हालात हैं, उसमें ज्यादातर लोग गरीब हैं और उनके पास बीपीएल कार्ड है। वो लाभार्थी भी हैं प्रधानमंत्री की योजनाओं के तहत। लेकिन जब एक राजनीतिक मैनिफेस्टो के जरिए इंडिया गठबंधन या कहें कांग्रेस ये बताने और सपने दिखाने पर आमदा हो गया कि हर बरस 1,00,000 रुपए जो सबसे गरीब हैं उनके पास पहुंच जाएंगे, तो इन दोनों राज्यों की जो आय है बहुसंख्य तबके की, यानी उसके दायरे में जो 2/3 पॉपुलेशन आती है, उसकी कमाई भी 1,00,000 रुपए हर बरस की है नहीं। यानी सोचिए किन स्थितियों में यह दो प्रदेश जी रहे हैं। और एक झटके में जब राहुल गांधी ने इस बात का ऐलान खटाखट करते हुए कहा कि दरअसल इससे इस देश में करोड़ों लखपति हो जाएंगे, तो इस बात को शुरू में किसी ने गंभीरता से लिया नहीं। यहां तक कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसका मजाक उड़ाया। तो आइए आज इन दो राज्यों में, चूंकि उत्तर प्रदेश में 41 सीटें बची हुई है, कल वोटिंग होनी है लेकिन अभी भी 41 सीटें वोटिंग के लिए बची हुई है। बिहार में 21 सीटें वोटिंग के लिए बची हुई है। और ऐसे में एक दृश्य आपको
फूलपुर का दिखलाते हैं, जहां पर पहली बार इस चुनाव प्रचार के वक्त में भीड़ ने ही तमाम बांधों को तोड़ते हुए रैली नहीं होने दी, या कहें रैली हो नहीं पाई, और शायद यह उत्साह राजनीतिक तौर पर सत्ता के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। दरअसल ये शोर, ये हंगामा, ये भीड़, ये रैली के बीच लोगों का इतना बड़े हुजूम के तौर पर पहुंच जाना, ये सब कुछ शायद मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों से जुड़ा हुआ हो। लेकिन एक बात समझनी होगी कि जिस दौर में जयप्रकाश नारायण का आंदोलन था, उस दौर में वह गुजरात में छात्रों द्वारा हॉस्टल में जो महंगी चीजें हो गई थी, उसको लेकर खड़े हुए आंदोलन के जरिए गुजरात की सत्ता को पलटकर वह पटना पहुंचे थे। और उसके बाद जो इस देश के भीतर महंगाई और बेरोजगारी के सवाल ने फन काढ़ा और देश के करप्शन को लेकर आंदोलन की शुरुआत हुई, उस दौर में जो भीड़ थी कमोवेश ऐसी ही भीड़ हुआ करती थी। ऐसे ही युवा थे, ऐसे ही बुजुर्ग थे, या कहें ऐसे ही युवा और बुजुर्ग के बीच के उम्र के लोगों की मौजूदगी थी। और मौजूदा वक्त में भी उत्तर प्रदेश के इस फूलपुर में, जो प्रयागराज से सटा हुआ है, और प्रयागराज यानी इलाहाबाद प्रतीक है बेरोजगार छात्रों की मौजूदगी का, जो अपनी तैयारी के लिए गांव से खिंचे खिंचे इलाहाबाद तक आते हैं। और कई बार यहां पर लाठियां खाई यहां के छात्रों ने, पेपर लीक हुए, आंदोलन किए गए, नौकरियां मिली नहीं, धीरे धीरे नौकरियां गायब हो गई। गुस्सा उस बात का भी है, और अपने घर के चूल्हे में किस तरीके से महंगाई की आग है, इसको बकायदा हर किसी ने परखा और समझा है। तो क्या वाकई 1 लाख रुपए के खटाखट का जो जिक्र किया गया, उसने दिल्ली की सत्ता की जुबान पर भी खटाखट शब्द तो ला दिया, लेकिन वह एक तंज के तौर पर लाया। लेकिन हकीकत में यह एक ऐसा शब्द है जो समूचे उत्तर प्रदेश और बिहार के भीतर राजनीतिक धड़कनों को बढ़ा रहा है। और यही वो वजह है, अब अखिलेश यादव जो सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में समाजवादियों के सबसे बड़े संगठन को संभाले हुए थे, उनमें राजनीतिक तेवर इस तरीके से विधानसभा चुनाव में भी नहीं थे जो अब लौट आए हैं। क्यों लौटे हैं? एक तरफ मुलायम के बेटे हैं, दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तीसरी तरफ शिबू सोरेन के बेटे हैं, चौथी तरफ बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं। अगर इस पूरी प्रक्रिया में देखिए तो राहुल गांधी ने जिस तरीके से इस देश को नापा, और उसके बाद कांग्रेस मैनिफेस्टो के जरिए इस देश की जमीन की धड़कनों को अपने मैनिफेस्टो में शामिल करके अपने भाषण और रैली में लगातार कहना, जिक्र करना शुरू किया, और कांग्रेस ने इस बात को घर घर जाकर पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी, तो क्या ये बातें अब गांव तक पहुंच गई है? और लोग जानने लगे हैं कि अगर ये राजनीतिक हकीकत में बदल गई तो फिर उनकी जिंदगी पटरी पर आ जाएगी। और इस दौर में वाकई करप्शन, लूटपाट, अडानी अंबानी का जिक्र जिस रूप में हो रहा है, उसने इस देश की सत्ता को खुले तौर पर नेकेट कर दिया है। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सिर्फ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड नहीं, बकायदा हर किसी ने कोविड काल को देखा, और वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से अगर बीजेपी पैसा ले रही है पॉलिटिकल फंड के तौर पर, तो इस करप्शन की कोई तोड़ नहीं, और लोगों ने यह महसूस किया है।
और शायद इसीलिए अब अखिलेश यादव खुले तौर पर यह बताने से चूक नहीं रहे हैं कि इस खटाखट का मतलब जनता की उस भाषा से संवाद है जहां पर जनता को यह लगता ही नहीं था कि कोई आकर कहेगा आपको कितना पैसा चाहिए राज्य के लिए, और उसके बाद वह बोली दर बोली लगाते चला जाएगा। वो विकास के रूप में बातों को रखेगा, लेकिन उसकी अपनी जिंदगी, अपने बैंक का खाता और उस बैंक खाते से पैसा निकालकर अपनी जिंदगी को संवारने की सोच इससे पहले कभी नहीं थी। तो क्या यह एक ऐसे मूल मंत्र के तौर पर तब्दील हो गया? शायद कह सकते हैं हां। इसीलिए राजनीतिक जुबान उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जिस तेवर के साथ अब सामने है, वह भी एक नई परिस्थिति है। माताएं बहनों के अकाउंट में लाख रुपया पहुंच जाएगा। खटाखट खटाखट खटाखट। और जब से दिल्ली वालों ने सुन लिया खटाखट खटाखट खटाखट, तब से वो भी बोलने लगे हैं खटाखट खटाखट खटाखट। हम लोग कहीं जाने वाले नहीं हैं, और जो लोग अपने साथियों को विदेश पहले ही भगा चुके हैं, वो अपने मित्रों को विदेश एक एक कर करके भगा चुके हैं। खटाखट खटाखट खटाखट। और अब जनता ने भी मन बना लिया, जब वोट डालेंगे तो इनको कर देंगे फटाफट 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 विदा। प्रधानमंत्री के ही राजनीतिक तंज का जवाब अखिलेश यादव अब रैलियों में खटाखट शब्द के जरिए दे रहे हैं। लेकिन ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई कि इस खटाखट ने राजनीतिक तौर पर उन धड़कनों को बढ़ा दिया जो ये मानकर चल रहे थे कि लाभार्थियों की तादाद हर चुनाव में मात दे देगी विपक्ष को और इंडिया गठबंधन खड़ा हो नहीं पाएगा। उसके मुश्किल हालातों की वजह सबसे बड़ी यह है कि खुद नीति आयोग के आंकड़े बतलाते हैं कि उत्तर प्रदेश में लगभग 42% किसान कर्ज में डूबे हुए हैं। बिहार के भीतर ये 40% किसान हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं। हालांकि आंध्र और तेलंगाना में इनकी तादाद 90% से ज्यादा की है। लेकिन सिर्फ अगर उत्तर प्रदेश और बिहार का जिक्र करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग 51-52% परिवार पूरे तौर पर खेती पर निर्भर हैं, जिससे आय इस देश के भीतर में सामान्य तौर पर उत्तर प्रदेश में 6,500 रुपए से ज्यादा महीने की होती ही नहीं है। यह मैक्सिमम की स्थिति है किसानों की जो छोटे और सीमांत किसान हैं। और वहां पर अगर 8,500 रुपए खाते में आ जाएंगे हर महीने, जो परिवार की सबसे गरीब महिला है, और महालक्ष्मी के नाम पर आएंगे, तो सोचिए स्थिति क्या होगी। और इतना ही नहीं, अगर आप ध्यान दीजिए तो नीति आयोग की रिपोर्ट बताती है कि गरीबों की तादाद उत्तर प्रदेश में हर तीसरे शख्स के तौर पर मौजूद है। बिहार में यह हर दूसरे शख्स के तौर पर मौजूद है। और अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों का जिक्र करें जहां पर उत्तर प्रदेश में खुद ब खुद ये 30% पार के ज्यादा गरीबी है, बिहार में यह 40% से ज्यादा की गरीबों की स्थिति है ग्रामीण क्षेत्रों में। और दोनों राज्यों में जिन जगहों पर अभी वोटिंग होनी है, उत्तर प्रदेश के 41 सीट और बिहार की 21 सीट में, यहां पर जिन जिन जगहों पर वोटिंग होनी है वहां की लगभग 75% आबादी ग्रामीण इलाके में रहती है या उससे ज्यादा रहती है। इन बातों का एहसास राजनीतिक तौर पर दिल्ली को हो चला है और उसे इस बात का एहसास है कि उसकी तमाम लाभार्थी योजना भी सीधे तौर पर 1 लाख का जिक्र नहीं कर रही है, और उससे हटकर अपने तौर पर खुद के भीतर गुस्सा जिस रूप में राहुल गांधी के भीतर भरा हुआ है, अब वो चिता रहे हैं बकायदा मीडिया के जरिए ही सही सत्ता को कि दरअसल इस देश के भीतर जितना पैसा कॉरपोरेट को बांटा गया उस तादाद में आज हम 1 लाख दे रहे हैं, हो सकता है कल हम 2 लाख दे दें। ऐसी परिस्थिति भी हम लाकर खड़ा कर सकते हैं अगर इसी तरीके से इस देश को चलाया गया। मैसेज क्या है? सबसे बड़ा मैसेज है कि जनता के भीतर का गुस्सा
राजनीतिक तौर पर क्या वाकई इंडिया गठबंधन की राजनीति से आत्मसात हो गया है, यानी मिल गया है? और भारत की राजनीति में सामान्य तौर पर ऐसा होता नहीं है। आप कह सकते हैं कि यह परिस्थिति कैसे संभव है अखिलेश के साथ, तेजस्वी के साथ, हेमंत सोरेन के साथ या किसी भी दूसरे पॉलिटिशियन के साथ, यहां तक कि गांधी परिवार के साथ भी। लेकिन राहुल गांधी अगर इस मैसेज को लेकर चल रहे हैं और इस दौर में तमाम छत्रप कांग्रेस ना कहिए बल्कि राहुल गांधी की छतरी के नीचे खड़े हैं, क्योंकि उनको समझ में आ गया है कि उनकी राजनीतिक महत्ता राहुल गांधी के साथ खड़े होने को लेकर ही है। इसीलिए राहुल गांधी जिन बातों का जिक्र राजनीतिक तौर पर कर रहे हैं, वही राजनीति उनको सत्ता तक पहुंचा सकती है। और शायद इसीलिए राहुल गांधी इस बात का जिक्र करते करते चले जाते हैं यहां तक कि 1 लाख नहीं, जरूरत पड़ी तो मैं 2 लाख भी दे दूंगा हर परिवार को। 5 जून को हम कानून बना देंगे। भाइयों और बहनों, अमेठी के हर गरीब परिवार में एक महिला चुनी जाएगी। उसके बैंक अकाउंट में साल का 10,000 नए, 50 नए, 70,000 नए, 80 नए, 90 नहीं, साल का 1 लाख रुपया बैंक अकाउंट के अंदर। चार जुलाई 8,500 रुपए बैंक अकाउंट के अंदर। 4 अगस्त 8,500 रुपए। हर महीने पहली तारीख खटाखट 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 अंदर। मीडिया वाले जो बोलना चाहते हो बोलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और मैं बता रहा हूं, ज्यादा बोला तो 1 लाख नहीं 2 लाख कर देंगे। मैं तंग आ गया हूं। 24 घंटा मीडिया वाले अमीरों की बात करते हैं, अंबानी की शादी दिखाते हैं, 8 करोड़ की घड़ी दिखाते हैं और गरीबों की बात कभी नहीं करते। इसीलिए 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में, साल का 8,500 रुपए खटाखट 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 महीने का अंदर। दरअसल राहुल गांधी जिस महिला न्याय या कहें महालक्ष्मी योजना का जिक्र अपनी रैलियों में, भाषणों में कर रहे हैं, उसकी राजनीतिक जमीन तो इस बात पर टिकी हुई है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में महिलाएं जिस पॉलिटिकल पार्टी के हक में खड़ी हो गई, उसकी जीत तय है। नीतीश कुमार भी इसे बाखूबी जानते हैं और योगी आदित्यनाथ भी इसे बाखूबी जानते हैं। बिहार के भीतर महिलाओं को या लड़कियों को साइकिल देना, शराबबंदी करना, महिलाओं के हक में बहुत सारी नीतियों को लागू करना नीतीश कुमार की जीत का मूल मंत्र रहा। योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो कदम उठाए, कानून व्यवस्था के मद्देनजर महिलाएं योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हो गई, इससे भी कोई इनकार नहीं करेगा। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दौर में चुनाव के वक्त में यह राज्य के चुनाव नहीं है, यह केंद्र के चुनाव है। और एक बड़ा सवाल हर परिवार के भीतर है उस रोजगार और उस महंगाई को लेकर, जहां पर हर दिन हर शाम परिवार के साथ बैठकर उसे 2-4 होना ही पड़ता है। और वहां पर केंद्र की योजनाएं अगर महिलाओं को भा रही है और राजनीतिक तौर पर यह योजनाएं इंडिया गठबंधन के जरिए सामने आ रही है, सवाल यह नहीं है कि ऐसी योजना है जिसको बंद कमरे में बैठकर बनाया गया हो और उसके बाद अर्थशास्त्री ये हिसाब लगाते रह जाएं कि इतना पैसा कहां से आएगा। दरअसल लोगों के भीतर कॉरपोरेट के बढ़ते हुए पैसे को लेकर जो सवाल लगातार उठता चला गया कि बैंकों से कर्ज लेकर कॉरपोरेट का देश छोड़कर भाग जाना, इस देश के कॉरपोरेट का नेटवर्थ इस देश की जीडीपी से आगे चले जाना, इस देश की तमाम संपत्तियां कॉरपोरेट और निजी हाथों में सरकार द्वारा पॉलिसी बनाकर सौंप देना, यह सब कुछ तो हर किसी की आंखों के सामने है। और इस दौर में चूंकि रोजगार कम होते चले गए और हर कोई जानता है कि सरकार का दायित्व होता है एक वेलफेयर स्टेट के तहत रोजगार देना और उसी हिसाब से इंडस्ट्री को या सार्वजनिक उपक्रमों को डेवलप करना, लेकिन निजी हाथों में तो सबसे महत्वपूर्ण मुनाफा होता है, पैसा होता है, उसका नेटवर्थ, उसका पैसा, उसमें काम करने वाले कर्मचारी जानते हैं
कंपनी को फायदा नहीं हो रहा है, और फायदे का मतलब सिर्फ फायदा नहीं है बल्कि पिछले साल की तुलना में और ज्यादा फायदा हुआ या नहीं हुआ, फिर इस साल की तुलना में और ज्यादा फायदा हुआ या नहीं हुआ, इस पे ही पूरा का पूरा रोजगार कंपनी के ऑफिसर्स का चलता है। और इस दौर में नौकरियां खत्म होती चली गई, एमएसएमई खत्म हो गया, जो सवाल था छोटे इंडस्ट्रीज के जरिए इस देश में रोजगार मिलता वह भी खत्म हो गया। सार्वजनिक उपक्रमों में यानी जो पब्लिक सेक्टर के मातहत काम करने वाले जो वहां पर अधिकारी कर्मचारियों थी उनकी संख्या कम होते होते इस स्थिति में आ गई जिसके भीतर अगर बीते 5 साल को ही परखें तो उसमें एक झटके में 20 लाख से ज्यादा नौकरियां गई हैं, और सब कुछ अब परमानेंट कुछ भी नहीं रहा। और इस स्थिति में सरकार सबको ले आई जहां पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से वह काम लेने लगी, कराने लगी। इस बात का एहसास तो बाखूबी सरकार को भी होगा। और अब यह नई परिस्थिति अगर जो न्याय शब्द के आश्रय कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो के जरिए पैदा की और उसमें राहुल गांधी ने शुरू में ही खटाखट का जो जिक्र किया, उसमें राजनीतिक तंज के तौर पर प्रधानमंत्री चूके नहीं और इस खटाखट के जरिए गरीबी दूर हो सकती है। शुरुआत में उन्होंने गरीबी का मजाक भी उड़ाया सार्वजनिक रैलियों में, और अब उस खटाखट शब्द के जरिए राजनीतिक तौर पर इंडिया गठबंधन पर निशाना भी साधने से चूक नहीं रहे हैं। लेकिन यह शब्द कैसे जुबान पर आ गया और क्यों आ गया, और इससे सीधे मैसेज क्यों चला जाता है, ये सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री के भाषण में अब नजर आने लगे हैं। 4 जून के बाद मोदी सरकार बनेगी तो आपको पता है और भी बहुत कुछ होगा। बताओ क्या होगा, बताओ। ये इंडी गठबंधन टूट करके बिखर जाएगा, खटाखट खटाखट। पराजय के बाद बलि के बकरे को खोजा जाएगा, खटाखट खटाखट। और शहजादे, चाहे वो लखनऊ वाले शहजादे हो या दिल्ली वाले, ये शहजादे गर्मी की छुट्टियों पर विदेश निकल जाएंगे, खटाखट खटाखट। किसी ने तो मुझे कहा कि शायद वो टिकट बुक कराने की सूचना भी दे दी है। भाइयों बहनों, एक खटाखट खटाखट भाग जाएंगे, हम ही रह जाएंगे, हम और आप रह जाएंगे। दरअसल यह खटाखट 1 लाख रुपए से जुड़ा हुआ है, यह तो सच है। अब 4 जून के चुनाव परिणाम के अक्स तले इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री को भी खटाखट शब्द का उपयोग अगर करना पड़ रहा है तो उसके भीतर का सच यह भी है कि इस दौर में जो मैनिफेस्टो और मैनिफेस्टो के साथ देश भर में कांग्रेस पार्टी एक पर्चे को बांटते हुए बता रही है कि दरअसल इसमें आपके जरिए या आपको इतनी राहत रियायत मिलेगी, इस पर चुनाव आयोग को भी सक्रिय होना पड़ा। और चुनाव आयोग ने इस देश में बहुत सारे ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जो कांग्रेस से जुड़े हैं और उनसे कहा कि क्यों नहीं आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए धारा 171 के तहत कि आप इस तरीके से लोगों को सपने दिखा रहे हैं। अब इसके मतलब मायने क्या है, यह तो 4 जून के बाद पता चलेगा। चुनाव आयोग तब किस हरकत में आता है अगर इंडिया गठबंधन जीत जाए, और नहीं जीते तो ऐसी परिस्थिति में इसके क्या मतलब होंगे यह भी समझना होगा। लेकिन इसका एक दूसरा मतलब भी है कि महिलाओं के जरिए वोट बैंक को साधना, और राहुल गांधी ने अपनी यात्रा के दौर में जितनी बड़ी तादाद में महिलाओं से जो संवाद किया वो सिर्फ इस बात को लेकर नहीं था कि गरीबी की स्थिति क्या है। ध्यान दीजिए तो इस पूरे दायरे में खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार के हिस्से में वो आशा या मिड डे मील या आंगनवाड़ी वर्कर्स हो या फिर उनको दुगनी सैलरी जो करने का जिक्र है उनको लेकर सवाल हो, या फिर इससे हटकर कोई भी नई नौकरी आएगी उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होगा। राहुल गांधी ने इस नब्ज को पकड़ा और समझा शायद, इसीलिए अब वो जिस तरीके से मंच पर खटाखट के बाद उस बाय बाय और टाटा शब्द का राजनीतिक तौर पर इस्तेमाल करने लगे हैं, यह दरअसल
उस राजनीतिक धड़कन की आवाज है जो बिहार और उत्तर प्रदेश के भीतर राजनीतिक तौर पर लोगों को खड़ा कर रही है। फिर मैंने कहा कि हम बैंक अकाउंट में टकाटक पैसा डालेंगे। नरेंद्र मोदी अपने भाषण में कहते हैं टकाटक। नरेंद्र मोदी हार एक्सेप्ट कर गए हैं। जैसे कहते हैं ना, गुड बाय, बस हो गई गुड बाय नरेंद्र मोदी जी की। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, 4 जून नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। दरअसल इस कॉन्फिडेंस के पीछे 3-4 बड़े सवाल हैं, और यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि खुद लाभार्थियों को लेकर या फिर मोदी सरकार ने अपनी योजनाओं को लेकर जो प्रचार प्रसार मीडिया के जरिए किया और करवाया, उसका एक ही मैसेज था कि लोगों को राहत और रियायत अगर राजनीतिक तौर पर इस देश में मिल रही है तो फिर सत्ता को कोई हरा नहीं सकता है, यानी मोदी सरकार को कोई सत्ता से हटा नहीं सकता है। और ध्यान दीजिए, उसी के समानांतर एक बड़ी मोटी लकीर कांग्रेस मैनिफेस्टो ने अपने तौर पर खींची और कांग्रेसी कार्यकर्ता देश भर में घूमने लगे, और जो छत्रप जिन राज्यों में कांग्रेस के साथ खड़े या इंडिया गठबंधन के साथ हैं, उन्होंने भी उसी मैसेज को अपना लिया। और यह मैसेज जातीय समीकरण या फिर धर्म के आधार पर वोटों के ध्रुवीकरण से आगे की सोच थी। युवाओं के सामने संकट है, नौकरी कम मिलेगी, लेकिन एक झटके में बताया गया जो बेरोजगार हैं उनको भी 1 लाख रुपए कैसे मिल जाएगा। किसानों के सामने संकट है, पता नहीं एमएसपी और कीमत कम मिलेगी, लागत की भी, लेकिन एक झटके में बताया गया एमएसपी को कानूनी जामा तुरंत पहना देंगे सत्ता में आते ही। इससे पहले हर एक सवाल था मजदूरों को लेकर, यहां तक कि मनरेगा के मजदूरों को भी अगर 200 रुपए के बदले 400 रुपए दिया जाएगा, इसका ऐलान हो गया। तो ध्यान दीजिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, यानी इस देश के भीतर में हर परिस्थिति में सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों कैसे एक साथ ना सिर्फ लाया जाए बल्कि उसके समानांतर इस देश के व्यापारियों को भी जोड़ा जाए, जो सवाल उनके सामने इस देश में संसद से पारित हुए जीएसटी को लेकर बनाया गया। यानी इस देश के भीतर में किसी भी समुदाय के वोट बैंक को अगर राजनीतिक तौर पर परखना है, और अगर इस दौर में मोदी सरकार की रचना और जो राजनीति पूरी थी वो ये मानकर चल रही थी कि उसकी नीतियां जबरदस्त है, तो उसके समानांतर हर समुदाय के सामने इन नीतियों के तहत जो मुश्किल हालात या इन नीतियों से आगे जो बेहतरीन जीवन देने का सवाल उठा दिया गया, उसकी काट मौजूदा वक्त में शायद किसी के पास नहीं है। और यही वो वजह है जहां पर सिर्फ एक शब्द, खटाखट शब्द हर जहन में ना सिर्फ बस गया बल्कि राजनीतिक तौर पर इस देश की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों को भी उसने चुनाव और चुनाव की जीत हार से जोड़ दिया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।